गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है ये, इकाई 2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा चैप्टर है और ये इसका नाम है कृषि। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसमें चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है कि जानकारी से भरा हुआ ये चैप्टर है और इसके लिए हम अगर किसी गाइड या फिर किसी प्रकार के अन्य किसी बुक का सहारा लेते हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी हमको नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम अगर अपने एक्सरसाइज या जो भी अपने क्लास की जो बुक्स हैं अगर उसको हम देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उसको किसी गाइड या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये चूँकि आपका मूल किताब है तो इसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और इसमें परीक्षा में आने वाले संभावित सभी जो प्रश्न हैं वो भी इसमें कैप्चर हो जाएंगे। और इसमें चूँकि ये एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबें हैं, स्टेट बुक जो है ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें नई जानकारी भी मिलेगी जो हमारे लिए या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे कृषि के विषय में दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि भारत जो है कि एक तरीके से कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है कि मिट्टी पाई जाती हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें भी होती हैं। और वर्ष भर में जो है कि अगर देखा जाए तो तापमान के कारणों से भी यहाँ पर फसलों के लिए लंबा जो है कि एक समय मिलता है और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं या फिर जो है कि ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघलने से उनमें क्या होता है कि सालों भर जो है कि बर्फ़ उसमें भरा रहता है और मानसूनी वर्षा भी जो है कि भूमिगत जल का फिर से जो है कि पुनर्भरण करती रहती हैं और इस तरीके से हमारा कृषि कार्य जो है कि चलता रहता है। आगे हम इसी में समझेंगे कि मानसून के स्वभाव के कारण जो है कि विशेष करके देखा जाए तो कृषि के निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वर्षा के आधार पर ही हमारी कृषि होती है। तो कृषि का जो निर्धारण है उसमें वर्षा का बहुत महत्व है। देश के अधिकांश भागों में देखा जाता है कि वर्षा 3 से 4 महीने की होती है और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि वर्षा समय से नहीं होती है या होती भी हैं तो असमान तरीके से और अनियमित होती हैं, यानी कि रेगुलर वर्षा नहीं होती हैं। और पूरे देश का ये आंकड़ा है कि 15% क्षेत्र में ही जो है कि सिंचाई की सुविधा है और वहाँ साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती हैं। और इस तरीके से अब देखते हैं कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है, यानी कि जो ड्राई एग्रीकल्चर है, और वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसका विकास हुआ है भारत में। इतने चीज़ों को हम यहाँ से जानें। आगे हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, कि आखिर भारत में कृषि का क्या महत्व है। भारत में जो कृषि होती हैं तो भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। देखिए इसमें यहाँ पे कारण आपको दिए हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। पहला कारण है कि देश के आर्थिक जीवन का प्राण जो है कि कृषि है और भारत में लगभग 2/3 यानी कि 2/3 लोगों की जीविका का जो मुख्य आधार वो कृषि है। और यहाँ की विशाल जो जनसंख्या, हम जानते हैं कि भारत चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो इतने बड़े विशाल जनसंख्या के लिए जो भोजन जो है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा इसका महत्व है कि यहाँ पर कृषि जो है कि कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी हैं, यानी जैसे कि कपास है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, गन्ना चीनी उद्योग के लिए और जूट जो है जूट उद्योगों के लिए या अन्य कृषि उत्पाद जो भी आते हैं वो कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इन कारणों से कृषि का यहाँ पर काफ़ी महत्व है। और भी हम देखते हैं जैसे कि रसदार जो फल है जैसे कि जेली है, जैम है, स्क्वैश है, उत्पादन के आधार पर भी क्या करते हैं कि यहाँ पर कृषि होती है। और इस तरीके से रेशम का कीड़ा जो है वो रेशमी वस्त्र उद्योगों को कच्चा माल जो है कि उपलब्ध कराता है और इस तरीके से कृषि उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करती हैं। ये महत्व हैं। चौथा भी अगर देखा जाए तो इसमें और भी महत्व है कि जलवायु जो है कि मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं जैसे कि इसमें चाय है, गन्ना है, मोटे अनाज और तिलहन वाले अनाज उपजाए जाते हैं। इसका और भारत इसके लिए विश्व में अग्रणी भी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूँ, कपास इत्यादि के उत्पादन में दूसरा से इसको चौथा स्थान, मतलब दूसरे से चौथे नंबर पे ये रहता है विश्व में। आगे अगर देखा जाए राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय में कृषि का बहुत मुख्य योगदान है।
और देश की 24% जो आय है वो कृषि से ही प्राप्त होती है। यानी कि पूरे भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसमें राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है, तो 24% का इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। ये आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं क्योंकि हर साल ये जो है कि जो भौगोलिक आंकड़े हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है उसके अनुसार 24% जो आय है वो राष्ट्रीय आय में कृषि से ही प्राप्त होती हैं। और कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी व्यापार से तट कर की आय बढ़ती है। और संक्षेप में अगर हम कह सकते हैं कि कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना है, उद्योग धंधों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है और कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है भारत को। आगे हम देखें कि भारत में कृषि भूमि का उपयोग किस आधार पर होता है, कैसे होता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, हम जानते हैं कि कृषि पर जो लोग आश्रित हैं उनके लिए भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण, अत्यंत जो है कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह पूरी तरह से भूमि पर निर्भर हैं। और इसलिए गांव में भूमिहीनता और गरीबी के बीच जो है कि सहसंबंध देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जिन लोगों के पास अगर ज़मीन रहती हैं उनको वो गरीब नहीं माने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास चूँकि जो भूमिहीन होते हैं उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती हैं, तो गरीबी से उनका काफ़ी गहरा संबंध होता है, यानी कि वो गरीबों की श्रेणी में आते हैं। फसलों के उत्पादन में अगर देखें तो भूमि की गुणवत्ता का भी काफ़ी महत्व होता है। अगर भूमि अच्छे क्वालिटी की होती हैं तो इसमें अच्छे प्रकार की फसलें उपजती हैं। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि उद्योग, परिवहन, आवास में इसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी ये फसलें, ये मतलब उद्योग या फिर जो भवन परिवहन की सुविधा है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन अस्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। इस कारण इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और कर्ज के लिए इसे गिरवी रखा जा सकता है। ये भूमि का महत्व है। भूमिहीन इन सब लाभों से वंचित हो जाते हैं, यानी कि जिनके पास अगर भूमि नहीं है उनकी कोई अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं रहती है। दूसरा ये भी है कि वो जो है कि अपने किसी ज़रूरत के लिए अपने किसी भूमि को गिरवी नहीं रख सकते हैं, कर्ज भी नहीं ले सकते हैं। और कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती हैं, यानी कि कृषि योग्य भूमि के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा है चालू परती भूमि, तीसरा है अन्य परती और चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इन 4 प्रकार से हम भूमि का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि का पर जो है कि जो कृषि योग्य जो भूमि है उस पर दबाव काफ़ी बढ़ रहा है और इसका गैर कृषि कार्यों में इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादन 2 रूपों में ही उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें आइए देखते हैं आगे की। देखिए, पहला है कि प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की जा सकती है और दूसरा है कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक जो कृषि है वर्ष में एक ही भूमि में से एक से अधिक फसलों को उगाकर जो है कि हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसे शस्य गहनता के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न आता भी है कि शस्य गहनता, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर एक ही कृषि में एक ही भूमि एक से अधिक फसलों को उगा करके, माने कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक जब फसलों को हम उगाते हैं और उससे अपना उत्पादन बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं शस्य गहनता, यानी कि कम भूमि में अधिक फसलें उपजाना। और इसे उदाहरण से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर भूमि है और अगर किसी वर्ष में अगर वो धान की इसमें फसल बो करके धान उपजाते हैं और इसके बाद रबी के समय उसी 2 हेक्टेयर भूमि में आप गेहूँ भी लगा देते हैं, तो इस तरीके से फिर जायद फसल से कम समय अवधि तैयार हो जाने के बाद से उसमें मूंग फसल और उसकी कटाई करके जो है कि आप और फसलें उपजाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 हेक्टेयर ज़मीन में ही आप एक साल में 3 बार अधिक फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि कुल मिलाकर के 6 हेक्टेयर ज़मीन के बराबर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि कम ज़मीन में, यानी कि कम भूमि पर भी जो है कि ज़्यादा हम माने फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहा है कि हम देखते हैं कि शस्य गहनता की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब जो है कि भारत का अग्रणी राज्य है, यानी कि भारत का सबसे उन्नत राज्य हैं। और शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं जिसको पूंजी लगा करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शस्य गहनता और निवेश उपयोग में बहुत गहरा संबंध होता है।
तो इस तरीके से देखिएगा हम ये भी समझेंगे कि आखिर पंजाब की तुलना में बिहार में शस्य गहनता जो है कि कम क्यों है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे कि सिंचाई है, उर्वरक हैं, उन्नत बीज हैं, यांत्रिकरण है और कीटनाशक दवाइयाँ हैं और कृषि उत्पादकों का उचित मूल्य है। यानी कि ये सभी चीज़ें शस्य गहनता को प्रभावित करती हैं। यानी कि इस आधार पे इन चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम अगर इन चीज़ों का सही से उपयोग करते हैं तो कम भूमि में भी हम अधिक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि ये मुख्य कारक हैं जो शस्य गहनता को, यानी कि कम भूमि पर अधिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके बाद से देखते हैं कि भारत में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र हैं उसको बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन शस्य गहनता ही वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या के कारण जो है कि गैर कृषि कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कम हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि भारत में जो अधिकांश भाग हैं उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु हैं और इसके कारण यहाँ पर पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है और वर्षा का वितरण सभी जगह एक समान नहीं रहता है। आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन को निर्धारित करने में भी जो है कि महत्वपूर्ण कारक मानी जाती हैं। जब फसल केवल वर्षा द्वारा नमी के आधार पर पैदा की जाती हैं तो इसे वर्षा पोषित कृषि कहते हैं। यानी कि वर्षा के आधार पर ही उस फसलों का उत्पादन होता है, या उसको वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यह कृषि दो प्रकार की होती हैं, जैसे देख सकते हैं कि वर्षाधीन या वर्षा पोषित जो कृषि है यहाँ पर एक दिया हुआ है, यह दो प्रकार की होती है। जैसे कि एक तो होती है शुष्क भूमि कृषि एवं आर्द्र भूमि कृषि। आइए उसको देखते हैं कि देखिए कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं और वहाँ जो भूमि होती है, ये कृषि होती हैं, उसको आर्द्र कृषि भूमि या आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो कुल कृषि जो है कि वो 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती हैं और उसमें मोटे अनाज जैसे कि दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्षाधीन फसलों के उदाहरण दें, यानी कि वर्षा के द्वारा या वर्षा के पर निर्भर होने वाली जो फसलें हैं तो उसमें कौन है? मोटे अनाज हैं, दाल हैं, तिलहन हैं और कपास हैं। इसी तरह से देखिएगा शुष्क भूमि की विशेषताएं भी दी हुई हैं कि इसमें वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है और ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। शुष्कता के कारण मिट्टी की जो ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत कम होती है, यानी कि जो उसका उपजाऊपन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम इसमें देखेंगे, अगला जो पॉइंट है कि शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो है कि वायु के द्वारा उसका कटाव हो जाता है, क्योंकि जल्दी भूमि सूख जाती है, नमी की मात्रा ख़त्म हो जाती हैं। शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः जो है कि गरीब किसान करते हैं, जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन नहीं रहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उसका महत्व है। और दूसरा है कि कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है, क्योंकि जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन के द्वारा की जाती है और जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ चारागाहों को खेतों में जो यहाँ के जो खेत हैं वो चारागाहों में बदले जा सकते हैं या बदला जा रहा है उसको, पशुओं को चरने के लिए जो चारा चाहिए। क्योंकि देखिए गरीब किसान जो शुष्क भूमि कृषि दोनों ही प्रकार के कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार कई योजनाएं भी लाई हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम नरेगा, ये सब जो है कि जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, इसमें किसानों को सहायता मिले। और शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है, जिससे कि कम समय में ही वो फसलें तैयार हो जाएं, जिससे सिंचाई का जो है कि वो सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं हो। कृषि की नई तकनीक का विकास किया जा रहा है और इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो जल छिजन एवं संग्रहण की तकनीक का प्रचार किया जा रहा है। और पशुपालन और मुर्गी पालन को जो है कि कृषि के एक जो है कि महत्वपूर्ण अंग के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा कुटीर और लघु उद्योगों को भी विकसित किया जा रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में उसको स्थापित किया गया है।
और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है वो जोधपुर में है। इस तरीके से अन्य समस्याओं के निदान के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। कृषि के प्रकार अगर हम देखें तो कृषि के देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से कृषि के कई प्रकार होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 प्रकारों का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। पहला होगा कि प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। और इसमें हम बारी बारी से इसको देखते हैं। देखिए जो प्रारंभिक जीविका कृषि हैं वो जो है कि अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है और इसे परंपरागत तरीके से इसमें कृषि की जाती हैं और इसमें काफ़ी परंपरागत जो है कि कृषि के यंत्रों का भी आविष्कार होते हैं, इसमें यूज होते हैं, उपयोग होता है। जैसे कि हम देखें तो लकड़ी का हल है, कुदाल है, खुरपी, इससे ज़मीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती हैं और इसमें क्या होता है कि जैसे तैसे बीज को बो दिया जाता है, जिससे फसलों को पकने पर काट लिया जाता है। और कृषि में आधुनिक जो है कि तकनीकों के निवेश का अभाव रहता है, इसलिए इसमें उपज कम होता है। तो ये पहला हमारा था कि प्रारंभिक जीविका कृषि, ये सिर्फ लोग अपने जीविका के लिए करते हैं। दूसरा इसमें है कि उत्पादकता कम होने के कारण इसमें फसलों का प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता है और इस प्रकार की कृषि का उदाहरण जो है कि कर्तन दहन प्रणाली है। यानी कि कर्तन दहन प्रणाली, इसको देखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि इसको कहते हैं। इसमें किसान, देखिए इसमें कह रहा है कि किसान जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। इसमें उपज कम होता है। इसमें किसान क्या करता है कि खेती के टुकड़ों पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काट कर एवं उसको जला करके साफ़ करता है और तब उसमें फसल बोता है। इसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाहन के लिए किया जाता है, इसका कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता है। और खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती हैं तो किसान उस खेत को क्या करता है कि उसके खेत के टुकड़े को या उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है और फिर वहाँ जा कर के वहीं प्रक्रिया करता है। यानी कि फिर से जो वहाँ पे जो झाड़ियाँ होती हैं, जो जंगल या घास होते हैं, उसको काट करके जला करके साफ़ करता है और वहाँ खेती करता है। अब देखिएगा देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से भी जानते हैं। अब देखिए किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जैसे कि असम है, मेघालय है, मिजोरम है या फिर नागालैंड हैं, तो इसमें झूम कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ के बक्सर ज़िले में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसे पॉइंट को आपको कॉपी पे इसको तुरंत जो है कि अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना चाहिए। इसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसको जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसको झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में पामलू कहते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद से गहन जीविका कृषि देखते हैं। तो यह कृषि जो है कि देश के अधिकांशतः हिस्से में की जाती है और यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि गहन जीविका कृषि, यानी कि इसमें कम जो है कि भूमि पर ही ज़्यादा फसल उत्पादन करने का टारगेट रहता है। इसमें श्रम की अधिकता ज़्यादा होती है और परंपरागत कृषि कौशल इस पर भी लागू होती हैं और इसका भरपूर उपयोग भी होता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इसमें जो है कि अनेक प्रकार के जो है कि खाद का और उर्वरकों का उपयोग भी होता है और वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी इसकी ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या इस प्रकार की कृषि पर निर्भर रहती हैं और इसको छिपी हुई बेरोजगारी को, ये बेरोजगारी का प्रस्तुत भी उसको, ये स्वरूप को उसको सामने लाती हैं। यानी कि बहुत सी जो जनसंख्या है वो आज भी हमारे कृषि पर ही निर्भर हैं। देखिएगा इस कृषि में जो है कि धान की खेती होती है मुख्य रूप से और जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन भी जनसंख्या के लिए कम ही पड़ जाता है और इसलिए इसमें किसानों के पास जो है कि व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है, इसीलिए इसे जीविका निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। इसके बाद से व्यापारिक कृषि है। देखिए और जैसा जानते हैं कि व्यापारिक कृषि, इसका जो कृषि की जाती हैं मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से की जाती हैं और इस कृषि में देखा जाए तो अधिक पूंजी और अधिक आधुनिक तकनीक का उसमें उपयोग होता है और इसमें किसान जो है कि अपनी लगाई गई पूंजी से अधिकाधिक जो है कि लाभ कमाने का प्रयास करता है। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार देने वाले जो बीज होते हैं, रासायनिक खाद, सिंचाई और रासायनिक कीटनाशकों का उसमें उपयोग ज़्यादा होता है
और ऐसी कृषि में देखा जाता है तो ऐसी कृषि जो है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है कि व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। और इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल भी इस प्रकार की कृषि पद्धति के अंतर्गत इसमें उसका उत्पादन किया जाता है। अब अगला इसमें जो पॉइंट है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति देखिए इसमें आया हुआ है। हरित क्रांति क्या है इसका जिक्र हम आगे करेंगे इसी चैप्टर में। देखिए रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है और इस कृषि में उद्योगों की भांति मैनेजर और मजदूर की व्यवस्था होती है, यानी कि मजदूर और इसमें श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती हैं। और इसमें जो है कि इस कृषि में जो उत्पादन होता है उसको कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि आखिर रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफ़ी कर्नाटका में, रबड़ केरल में और मुख्य रूप से उपजाया जाता है। क्योंकि उसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं, अतः इसके लिए परिवहन और यातायात के साधनों का भी इसमें आवश्यकता होती हैं। फसलों का प्रारूप देख लेते हैं। देखिए फसलों का प्रारूप यहाँ से अब हम देखेंगे कि फसलें कितनी प्रकार की होती हैं और भारत में कितनी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो वो यहाँ से जो है कि हम देखते हैं और अगले वीडियो में इसके बाद से हम फसलों के प्रारूप पर बात करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था आज के लिए इस तरह का, और आप देखेंगे और इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसको 3 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे, यानी कि एक हमारा जो वीडियो होगा वो 20 से 21 मिनट का होगा। तो फसलों के प्रारूप से हम इसमें नेक्स्ट चर्चा करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में।